40 लाख करोड़ का जो इतना भारी भरकम बजट इस सदन ने सरकार को सैंक्शन किया था, मंजूरी दी थी, उस 40 लाख करोड़ को खर्च करके सरकार ने क्या पाया? क्योंकि भारत देश के आर्थिक इंडिकेटर्स संकट का अलार्म बजा रहे हैं। हम सारे लोग बजट पे चर्चा उसी समय करते हैं जब बजट प्रस्तुत किया जाता है। हमें सदन में 2 बार बजट पे चर्चा करनी चाहिए। एक बार जब बजट प्रस्तुत हो और विंटर सेशन में 7-8 महीने बीतने के बाद कि उस बजट से देश को हासिल क्या हुआ, मिला क्या, कितनी नौकरियां मिली, क्या बेरोजगारी की दर है, कितनी महंगाई है। 8 बड़ी बीमारियां जिससे आज भारत देश की अर्थव्यवस्था पीड़ित है, बीमार है, उसकी तरफ करना चाहता हूं। पहली बीमारी है सर बेरोजगारी। इस सरकार ने चुनावों से पहले वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देंगे। सर नौकरियां तो नहीं आई, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में बीजेपी की सरकार ने बेरोजगारी दर को 45 सालों में सर्वाधिक कर दिया। सर 45 ईयर हाई कर दिया। जब इनकी सरकार बनी थी तो बेरोजगारी दर 4.9% था। आज 8 साल बाद 2022 में यह बेरोजगारी दर 4.9% से बढ़कर 8% पे आ गया। और यह तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बेरोजगारी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जॉब लॉसेज, एमएसएमई के कारखाने कितने बंद हो गए, उनका घर बिक गया, कारखाने बंद हो गए, उसका तो हिसाब ही सरकार के पास नहीं है। अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा में जवाब देते हुए वित्त मंत्री जी ने देश को बताया कि कुल 22 करोड़ आवेदन पत्र भारत सरकार के पास नौकरी मांगने के लिए आए। उन 22 करोड़ आवेदन पत्रों में से आपको जान के चिंता होगा, सरकार ने मात्र 7 लाख लोगों को नौकरी दी। सर 22 करोड़ आवेदन पत्र के मुकाबले 7 लाख लोगों को नौकरी। यह सरकार जिसने देश को, युवाओं को घर पे बिठाने का काम किया, इसका नारा बदल के हो गया है हर घर बेरोजगार। यही है आज की भाजपा सरकार। वादा किया था सर आय बढ़ाने का, आय तो बढ़ी नहीं, महंगाई बढ़ गई। और सर बढ़ती महंगाई और घटती कमाई के चलते आज देश को आधार कार्ड की नहीं, उधार कार्ड की जरूरत पड़ रही है। देश के आम आदमी को उधार कार्ड की जरूरत है। और सर आज इस बहस को सुन रहे भारत देश के करोड़ों लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि यह सरकार आप सबको गरीब कर रही है। गरीब सिर्फ वो नहीं सर जो सड़क पे कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, हम सब गरीब हो रहे हैं। गरीब इसलिए हो रहे हैं कि हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। सर मैं उदाहरण देता हूं, एक शख्स जो 20,000 रुपए महीने के कमाता था और 18,000 रुपए खर्च करता था, वो महीने का 2,000 रुपए बचाता था। आज उसकी आमदनी 20 की 20 है, 20,000 है, लेकिन खर्चा 18,000 से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया। यानी कि 20,000 की आमदनी, 25,000 का खर्च, 5,000 रुपए की नुकसान का खामियाजा का कर्जा देश का एक एक आदमी भुगत रहा है। जब 2014 में महंगाई का आलम देखिए सर, 2014 में जब यह सरकार बनी थी तो पेट्रोल 55 रुपए प्रति लीटर पे बिकता था, आज पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पे बिकता है। डीजल 45 लीटर पे बिकता था, 45 रुपए प्रति लीटर, वो डीजल आज 90 रुपए प्रति लीटर पे बिक रहा है सर। एक गैस का सिलेंडर 400 रुपए का मिलता था बाजार में 2014 में जब इनकी सरकार आई थी, आज वो गैस का सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया सर, 1100 रुपए का। दूध 1 लीटर 36 रुपए का मिलता था, दूध आज 60 रुपए प्रति लीटर हो गया है। और सर सीएनजी 40 रुपए प्रति यूनिट प्रति केजी मिला करती थी, आज वो सीएनजी 80 रुपए प्रति यूनिट मिलती है सर। इस सदन में सर जब प्याज सर आपका प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए सर, बात सही है सर। चलो बोलो सर, बोलो चलो, बोलो सर जब देश में आई एम नॉट यील्डिंग बट सर इस देश में जब प्याज के दाम 100 रुपए प्रति केजी के ऊपर हो गए और इस सदन में हंगामा हुआ तो माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि मैं प्याज नहीं खाती, तो मुझे उनके भाव से, प्याज की कीमतों से कुछ लेना देना नहीं है। ये मेरा विश्वास है सर कि माननीय वित्त मंत्री जी आटा, चावल, दाल, दूध, दही, पनीर तो अवश्य खाती होंगी, क्योंकि इन सबके भाव बढ़ गए। जीएसटी लगा के इन्होंने देश की थाली नॉमिक्स, फूड इन्फ्लेशन को बिगाड़ दिया। आटा, दाल, चावल, दूध, दही सबके रेट आज स्काई रॉकेटिंग है सर, आसमान छू रहे हैं। और भारत की फूड इन्फ्लेशन 10% से लेकर 17% के बीच पूरे वित्तीय वर्ष में मंडरा रही है। ये हालात हैं सर भारत की थाली नॉमिक्स की। मैं बताना चाहूंगा सर कि इस सरकार ने अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करने का काम किया। आमदनी 98, खर्चा रुपया, यह सरकार ने करके हम सबको दिया है सर। और यह वर्ष तो जो बीत गया, इस वर्ष तो आपने आर्थिक जो विकास दर था उसकी ऐसी तैसी कर दी। अगले साल
कि आर्थिक विकास दर के आंकड़े सुनिए। सरकार चाहती है हम 8% पे आगे बढ़े। वर्ल्ड बैंक कहता है वित्तीय वर्ष 23-24 में हम मात्र 6% पे ग्रो करेंगे। क्रिसिल कहता है हम 6% पे ग्रो करेंगे। ओईसीडी कहता है हम 5.7% पे ग्रो करेंगे। गोल्डमैन सैक्स कहता है हम 5.3% पे ग्रो करेंगे और आईएमएफ कहता है हम 5.1% पे ग्रो करेंगे। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऊपर जाने की बजाय हमारी व्यवस्था नीचे आ रही है। सर 1947 से लेकर 2014 तक यानी कि इन 67 सालों में कई पार्टियों की सरकारें नहीं, केंद्र में कई पार्टियों ने शासन किया। इन 67 सालों में तमाम पार्टियों की सरकारों ने मिलकर कुल कर्जा 55 लाख करोड़ का लिया था और बीते 8 सालों में 2014 से 2022 में इस बीजेपी की सरकार ने कुल कर्जा 85 लाख करोड़ रुपए लिया। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि ये तो मुफ्त की रेवड़ी भी नहीं बांटते, ये तो मुफ्त की रेवड़ी में भी विश्वास नहीं रखते, तो फिर इनका कर्जा इतना कैसे बढ़ता जा रहा है? ये पैसा जा कहां रहा है, किसकी जेब में जा रहा है? दोस्तवाद की नीति के तहत कौन से इनके दोस्त हैं जिन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है? ये मैं पूछना चाहता हूं सर। मैं बताना चाहूंगा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के, अपने दोस्तों के बड़े बड़े लोन्स इन लोगों ने माफ कर दिए, लेकिन भारत देश के किसान की जो कर्जा था, जो डेट था, वो पिछले 8 सालों में 53% बढ़ा है। कम नहीं हुआ सर, 53% इंक्रीज हुआ है, जिसके चलते आज एवरेज फार्मर डेट पर फार्मर डेट इस देश की 74,000 रुपए, यानी कि 74,000 रुपए का कर्जा आज देश के हर किसान के सर पर है सर। अगर किसान अपना कर्ज का भुगतान नहीं करता तो उसके नाम के नोटिस चिपकाकर किसान की बदनामी करती है ये सरकार, और बड़े बड़े उद्योगपति जो लाखों करोड़ रुपए डकार गए उन्हें बिजनेस क्लास में बिठा के देश से रवाना करती है ये सरकार। अपने दोस्तों के उद्योगपतियों के पिछले 5 वित्तीय वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर देने, वो माफ कर देंगे। ये दो एनसीआरबी का डेटा बताता है कि वित्तीय वर्ष 21-22 में 10,851 किसानों ने आत्महत्या करी, यानी कि इस देश में औसत रोज के 30 किसान आत्महत्याओं की आती है। 30 किसान रोज इस देश में आत्महत्या कर रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं एंड 30 फार्मर्स पर डे इन दिस कंट्री कमिट सुसाइड सर। कि किसान भूला है, भुलक्कड़ नहीं है। वो ये नहीं भूला कि 1 साल आपने उसे खुले आसमान में सड़कों पे आंदोलन करने के लिए उतारा था, जिसमें 800 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई सर। आज से 2-3 महीने पहले इंडस्ट्री से बात करते हुए वित्त मंत्री जी ने कहा दैट व्हाई इज द इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर नॉट इन्वेस्टिंग। उन्होंने उन्हें डांट के कहा कि आप लोग क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं क्यों नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट रियायतें देने से नहीं आती, इन्वेस्टमेंट डिमांड क्रिएट करने से आती है। आपको मार्केट में मांग क्रिएट करनी पड़ेगी। जब मांग क्रिएट होगी तो उत्पादन भी होगा और खपत भी होगी। सर 2014 में $1 जब इनकी सरकार आई थी वो 60 रुपए का मिलता था सर। आज $1 82 रुपए का हो गया। ये सरकार कहा करती थी, कई बड़े नेता इनके दिग्गज कहा करते थे कि जब रुपया गिरता है तो भारत की साख गिरती है, भारत की प्रतिष्ठा गिरती है। आज तो सर लगता है कि साख, प्रतिष्ठा और रुपया सब न्यूनतम स्तर पर आ गया सर। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं सर कि कोई भी अर्थशास्त्री आपको बताएगा कि जब रुपया गिरता है तो भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, और बढ़ने चाहिए भी सर। क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा बायर अमेरिका में बैठा है, वो भारत की एक वस्तु $5 पे खरीदता था। आज क्योंकि डॉलर मजबूत हो गया, रुपया कमजोर हो गया, वो वस्तु $3.5 में उसे मिल जाती है, तो वो ज्यादा ऑर्डर देता है, भारत के एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। लेकिन आज एक बड़ी चौंका देने वाली स्थिति इस देश में है कि रुपया तो गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स क्यों गिर रहे हैं, ये मैं सवाल भारत की वित्त मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि रुपया भी गिर गया और भारत के एक्सपोर्ट्स भी गिर गए। ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कभी वित्त मंत्री जी ने मुड़ के भारत के स्टार्टअप्स की हालत देखी? आज भारत में 10% से भी कम स्टार्टअप्स अपनी 5वीं सालगिरह पूरा करते हैं। ईयर ऑन ईयर 37% का डिक्लाइन स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट में है। और अनअकैडमी हो, ओला हो, कास्ट 24 हो, वेदांतु हो, बाइजूस हो, मीशो हो, चार्ज भी हो, उड़ान हो, ये सारे बड़े स्टार्टअप्स, जो ये बड़े बड़े स्टार्टअप्स जिन्हें हम न्यू इंडिया की न्यू इकोनॉमी कहकर पूरे विश्व में प्रचारित करते हैं, इन सारे स्टार्टअप्स ने नौकरियां से लोगों को निकालकर हजारों लोगों को बेरोजगार